છેલ્લા 3 મહિનાથી ટેટ પાસ ઉમેદવારો આંદોલન કરી રહ્યા છે, કારણ કે તેમને કાયમી શિક્ષકની ભરતી જોઈએ છે અને તેને લઈને તેઓ સતત આંદોલન કરતા રહ્યા છે. હવે તેમને આમ આદમી પાર્ટીનો સાથ મળ્યો છે અને તે લોકો દાંડી યાત્રા કરવાના છે. તેને લઈને આપણી સાથે વિદ્યાર્થીઓ છે, તેમની સાથે વાત કરીશું કે જે દાંડી યાત્રા તમે કરવા જઈ રહ્યા છો તે કેવી તૈયારી છે અને શું છે આપનું પ્લાનિંગ આગળનું. दांडी यात्रा 2.0 जो आम आदमी पार्टी और युवराज सिंह के हस्तक होने वाली है, जिसमें टेट टाट के सभी उम्मीदवार मतलब के 78 साथी हमारे पूरे यात्रा में आने वाले हैं, उनकी लिस्ट तैयार हो गई है. और हम सभी उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के जितने भी लोग हैं टेट टाट पास उम्मीदवार हैं, मैं सभी से आह्वान करता हूं कि आप सभी इस यात्रा में जुड़ें. और जितनी यात्रा हमारी सफल होगी, सरकार के ऊपर उतना प्रेशर बनेगा तो हमारी जो ज्ञान सहायक योजना है उसको सरकार रद्द करेगी और हमारी कायमी शिक्षकों की भर्ती करेगी. तो मैं यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब गांधी जी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नमक कानून था उसको भंग कराने के लिए 78 साथियों के साथ अहमदाबाद से दांडी तक पैदल जा सकते हैं, तो हम आज सरकार के द्वारा जो एक अंधा कानून जिसको हम बोल सकते हैं मतलब ज्ञान सहायक योजना जो शिक्षण व्यवस्था को एकदम ख़त्म करने के लिए सरकार लाई है, तो उसको हम रद्द कराने के लिए हमको सरकार उल्टी चल रही है, इसलिए हम उल्टी दांडी यात्रा करेंगे, दांडी से लेकर गांधीनगर आश्रम तक. तो मैं सभी साथियों से यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें और हमारा साथ और सहकार दें. જી બીજું કાલે જ્યારે એક ઇન્ટરવ્યૂમાં જ્યાં આમ આદમી પાર્ટી સાથે પ્રેસ કોન્ફરન્સ હતી ત્યારે જે નેહા હતી એમણે કહ્યું હતું કે તેમને ઘણી જગ્યાએ ધમકીઓ આપવામાં આવે છે, તો કેવા પ્રકારની ધમકીઓ અને ક્યાં આપવામાં આવે છે? दरअसल सर बात ऐसी है कि अभी तक 3 महीने से जब हमने इतने संघर्ष किए तो हमारे जो मुद्दे हैं वो प्राइवेट चैनल वाले लिए और उसमें हमारी डिबेट भी की गई. तो डिबेट में ऐसा हुआ कि जितने प्राइवेट चैनल से उसमें डिबेट जब होता है ऑनलाइन, उसके बाद जो भी प्रवक्ता आते हैं ना वो हमें ऑफलाइन बहुत सारी धमकियाँ देते हैं. जैसे कि कुछ दिन पहले ही डिबेट हुई तो मुझे भी ऐसी धमकियाँ दी गई कि आपको निमणूक पत्र नहीं लेने दिया जाएगा, आपको हम देख लेंगे और भर्ती आएगी तब तो आप निमणूक पत्र ले पाओगे ना. और वहाँ पर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी सामने बैठे थे, उनके सामने और हमारे एंकर के सामने मुझे इस प्रकार की धमकियां दी गई. और इस तरह दूसरे जो प्राइवेट चैनल्स हैं उसमें भी जो विद्यार्थी जाते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की धमकियां मिलती रहती हैं. लेकिन मैं सत्ता पक्ष को बताना चाहता हूं कि ये जो गुजरात की भूमि है, यह सत्य, अहिंसा और प्रेम के जो प्रेरक करने वाले और उनके प्रतीक हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता गांधी की भूमि है. साहसी और निडरता का प्रतीक सरदार पटेल की भूमि है. तो न तो हम इनकी धमकियों से डरने वाले हैं. अगर हमें डरना होता तो हम कब से बैठ गए होते. लेकिन हमें आपका जो एक गलत योजना जो नीति निकाली गई है हम उसके विरोध में हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे. शिक्षण व्यवस्था को आप एकदम खड्डे में डाल देना चाहते हैं और आप अपनी नीतियों पर हम हावी करना चाहते हैं. लेकिन हमें क्या करना है, जो गलत नीति है उसे अपनाना नहीं है. भारत देश लोकशाही देश है, गुजरात में लोकशाही चलना चाहिए. जब NEP 2020 के अंतर्गत बताया गया है कि उसमें कायमी शिक्षक की भर्ती होनी चाहिए, तो उसमें हमारा भी यही मानना है कि कायमी शिक्षक की भर्ती ही होनी चाहिए. कायमी शिक्षक की भर्ती के लिए ही हमने फॉर्म भरा था. रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो सर 72,000 जितनी जगह खाली है. NEP के हिसाब से जो ये लोग बोलते हैं कि हम कानून व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे, बंधारण की जोगवाई के हिसाब से चलेंगे, तो बताना चाहूँगा बंधारण की जोगवाई के हिसाब से 72,000 जगह खाली है. और विधानसभा के जो सच्चे आंकड़े हैं जो सरकार ने खुद जाहिर किए हैं कि हम 30,000 शिक्षकों की भर्ती लेंगे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेने वाले हैं. सर सबसे बड़ी और एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि जैसे कांग्रेस के भी प्रवक्ता और बैठे थे और आपको धमकी मिली, किस तरह की उन्होंने आपको धमकी दी ये थोड़ा आप बता सकते हो? क्योंकि ये हम एक चीज़ है कि आप लोकशाही के जो बंधारण के नियम है उसके तहत आप प्रदर्शन या जो भी है कर रहे थे, फिर उन्होंने आपको किस तरह से धमकी दी और क्या उन्होंने बोला था आपको? लोकशाही देश में सर सबसे बड़ा तो हमारी स्वतंत्रता का जो अधिकार है पहला, और दूसरा अधिकार वाणी स्वतंत्रता का होता है. वाणी स्वतंत्रता में हम बोल सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को ऐसा है ना कि हमें बोलने भी नहीं देना है. इस समय तो ऐसा हो गया है, अगर आप किसी सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलते हैं तो आपको धमकियां दी जा रही हैं कि आपको हम निमणूक पत्र नहीं लेने देंगे. इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं. ऐसा बोला जा रहा है कि हम आपको देख लेंगे, आप क्या कर लोगे, हम आपको देख लेंगे. मतलब इस तरह की हमको उकसाया जा रहा है कि आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, आप ऐसा करोगे. लेकिन हम एकदम सहनशील, हम शिक्षक हैं. और जब आपको ये जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उन्होंने जब ये धमकी सुनी तो अब उन्होंने कुछ कहा था? नहीं, उन्होंने ऐसा कहा सामने वालों कि आप स्टूडेंट्स को इस तरह की धमकी नहीं दे सकते हैं. आपका जो कार्य है आप डिबेट में आए, आपका काम है आप प्रवक्ता हैं और आपका काम है उत्तर देना. अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप विद्यार्थी को धमकी नहीं दे सकते हो. ये बिल्कुल गलत है. लेकिन फिर भी धमकियां दी, हमने स्वीकार किया, कोई बात नहीं, हम नीति गलत है, हम लड़ते रहेंगे.
और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी तारीख लंबाई गई है, 12 तारीख वापस से की गई है, तो अब ये क्यों ये इस तरह से जो ये है क्यों किया जा रहा है आपके साथ? दरअसल ऐसा है सर, आपने उस सीआईडी में देखा होगा कुछ तो गड़बड़ है, तो सत्ता पक्ष का भी ऐसी है। सत्ता पक्ष की जो मानसिक बुद्धि है ना, मानसिक बुद्धि, वो हमें ऐसा लग रहा है खराब हो गई है सर। कहीं आपने ऐसा देखा है कि मेरिट लिस्ट बाहर आने के बाद फिर से तारीख बढ़ी? ऐसा कहीं नहीं होता है। लेकिन गुजरात में ऐसा होगा, जो इनकी मानसिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर होती जा रही है। और मैं तो भगवान ईश्वर से ये चाहता हूँ कि भाई अपने इनकी कुशाग्र बुद्धि बनावे, सत्ता पक्ष की जो बुद्धि हो कुशाग्र हो जावे, क्योंकि मेरिट लिस्ट बाहर होने के बाद कभी भी ऐसा नहीं होता कि फॉर्म में, लेकिन दरअसल सर फॉर्म भराए नहीं गए हैं। या तो सत्ता पक्ष को ये भी लग रहा है कि ज्ञान सहायक के लिए जो फॉर्म भराए गए ना, बाद में डिबेटों में और दरअसल न्यूज़ में भी ऐसा चला है कि जो ज्ञान सहायक में फॉर्म भराए हुए हैं वो विद्यार्थी वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे। तो सत्ता पक्ष को ये भी डर हो सकता है कि शायद वेरिफिकेशन में ये स्टूडेंट नहीं आने वाले, तो हम 2-4 दिन और बढ़ा देंगे ताकि कुछ लोग और फॉर्म भर दें, तो हमारा शायद जो ये नीति है वो लागू हो सके। अब देखा जाएगा सर क्या होता है आगे। જી, તો જે ફોર્મ ભરાયા છે અને જે ફોર્મ ભરાઈ ચૂક્યા છે એમને તમે શું મેસેજ આપવા માંગો? શું હજુ પણ સમય છે? શું મેસેજ આપવા માંગશો? કારણ કે તમારી લડત હજુ ચાલુ છે, તમે લડી રહ્યા છો, પરંતુ જે લોકોએ ફોર્મ ભરી દીધા છે એમને તમે શું મેસેજ આપવા માંગશો? અને જે લોકો હજુ પણ જે તમારી લડત છે કાયમી શિક્ષકની ભરતી, એને લઈને તમે શું કહેવા માંગશો કે જે તમારી લડતમાં, કારણ કે સંખ્યા બહુ ઓછી દેખાય છે, તો તેમને શું કહેવા માંગશો કે તે લોકો ઘરની બહાર આવે, અથવા તો જે પણ તમારો મેસેજ છે શું કહેવા માંગશો તમે? जिन भाइयों बहनों ने ज्ञान सहायक योजना में फॉर्म भरा हुआ है, तो उनसे मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आपने फॉर्म भरा है तो सबसे पहले आप वेरिफिकेशन में न मत जाएं। अगर फिर से सरकार ने तारीख बढ़ाई है तो आप उसमें भी फॉर्म मत भरिए। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो हमारे पास, अगर हमको जीतना है तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार यही है कि हम ज्ञान सहायक योजना में फॉर्म ना भरें। अगर हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो सरकार, जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर शिक्षक हाजिर नहीं होंगे, तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा, तो उनको कायमी शिक्षक की भर्ती करनी पड़ेगी। तो मेरा सभी साथियों से यही अपील है कि आप ज्ञान सहायक योजना में फॉर्म ना भरें। अगर भरे हैं तो वेरिफिकेशन में ना जाएं। अगर वेरिफिकेशन प्रेशर में आकर करवा लेते हैं तो स्कूल में हाजिर ना हो। सरकार के पास सबसे बड़ा हथियार अभी यही है कि आप इस योजना को फॉर्म ना भर के अपने आप योजना रद्द हो सकती है। जी, આમ સુરતથી પણ જાણવા માંગીશું કે તે શું કહેવા માંગે છે? दरअसल जो सर ज्ञान सहायक योजना है ना, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार यही था कि हम इसमें फॉर्म ना भरें। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट का ऐसा होता है सर कि कर्ज लेके वो लोग मतलब बीएड पीटीसी, सर प्राइवेटों में 1,20,000 के आसपास फीस होती है, तो लोग करते हैं। तो उसे चुकाने के लिए सर क्या करेंगे? घर का एकदम बोधरेशन होता है, बहन की शादी, छोटे बच्चे, तो ये सब करने के लिए फॉर्म भर दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग ने जो किया है ठीक है, लेकिन अभी भी आप वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे ना, तो हम आधी जीत तो हमारे यहाँ निश्चित है। उसके बाद सरकार कायमी भरते हैं। और सरकार को भी हम बोलना चाहते हैं कि सर आपने सत्ता श्री को बोलना चाहते हैं कि आपने 32,000 की घोषणा की है ना, तो उसमें अन्य माध्यम में लगभग 2,000 जैसी जगह खाली है। अन्य माध्यम में हिंदी माध्यम, मराठी माध्यम, उड़िया, अंग्रेजी माध्यम आते हैं, उसके अलावा गुजराती माध्यम। तो सर 4 वर्षों से लगभग अन्य माध्यम की भर्ती नहीं निकली है। गुजरात में जो हिंदी माध्यम के स्कूलें हैं उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। सत्ता पक्ष को नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन शिक्षण मंत्री एज ए शिक्षण सचिव, अगर आप कोई भी स्कूल में जाके आप उसका देखेंगे ना, हम गुजरात मॉडल की बात करें, आप कोई भी स्कूल में जाकर देख लीजिए वहाँ की हालत कैसी है। मैंने स्वयं मतलब देखा है, तो वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब है। और लोगों को बताना चाहूँगा, ज्ञान सहायक जो योजना है ना, जब इसका GR बाहर पड़ा था तो उसमें एक चीज़ उन्होंने ऐड नहीं की थी, जो अभी 1 महीने पहले ऐड की। उनका कहने का मतलब क्या सुनिए, 1 महीने पहले ऐड क्या की उन्होंने कि जो 31/10 के हिसाब से जो महकम होगा ना, जुलाई के हिसाब से 31/10 के हिसाब से, उसमें जो शिक्षक स्वनिवृत्त होंगे या तो उम्र मर्यादा के हिसाब से निवृत्त होंगे, उनको अब क्या करेंगे, ज्ञान सहायक में लेंगे। पहले का नियम क्या था कि अगर परमानेंट शिक्षक निवृत्त होता है तो उसकी जगह परमानेंट टीचर को लिया जाए। लेकिन अभी लोगों ने नया ऐड किया कि जो स्वयं निवृत्त होते हैं या तो वही मर्यादा के सब निवृत्त होते हैं, तो उनको हम ज्ञान सहायक में लेंगे। इनका मतलब क्या कि परमानेंट भर्तियाँ आप करनी नहीं, ये हमको संकेत देता है, लेकिन ये हमको समझना है, हमको इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप ज्ञान सहायक में फॉर्म भरें। अगर वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो चांसेस ज़्यादा है। जी, ક્યાંક ને ક્યાંક વિદ્યાર્થીઓ જે કહી રહ્યા છે તેમને એ જ કહેવું છે કે શંકા ઉપજાવે છે સરકારની જે આ યોજના છે, તેમને પણ એ શંકા છે કે હવે કાયમી ભરતી નહીં થાય, અને બીજી તરફ સરકાર છે જે જવાબ પણ નથી આપી રહી। તેથી કહેવું એવું જ છે કે સરકાર પહેલે કાયમી ભરતી કરે અને પછી જો આ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા છે તો પાછળથી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરે, તેવું આ વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે। એક તરફ સરકાર પણ જે છે મક્કમ છે જ્ઞાન સહાયકને લઈને, અને બીજી તરફ વિદ્યાર્થીઓ પણ આંદોલનને લઈને લડી લેવાના મૂડમાં છે। ત્યારે આગળનો સમય બતાવશે કે આગળ શું થાય છે આ યોજનાને લઈને, તે તો હવે સમય જ બતાવશે।